सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं उदित छिबर आप सबका अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से दोबारा स्वागत करता हूँ। तो हमने जिस तरह लास्ट में बात की थी कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज की, फंडामेंटल राइट्स हमारे वो रहते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आपको कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है फॉर देयर सिटीजन एज वेल एज देयर एलियंस, जिसको हम फॉरेनर्स कह देते हैं। और इससे प्रीवियस पे हमने बात की थी डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी वो प्रिंसिपल रहते हैं जो स्टेट अपनी लॉ या पॉलिसी मेकिंग में उन प्रिंसिपल्स का ध्यान देती है। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स ऑफ डीपीएसपी जो है फॉर द बेटरमेंट, फॉर द प्रोस्पेरस लाइफ ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट और दैट कंट्री रहता है। अंडरस्टूड? तो ये दो चीजें आ गई थी फॉर द सिटीजन। बट जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, फंडामेंटल ड्यूटीज ये रहती है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स बाय द सिटीजन फॉर देयर कंट्री और देयर स्टेट रहता है। अंडरस्टूड? सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अगर मैं वैसे वेन डायग्राम की बात करूं तो अगर ये डीपीएसपी है, ये फंडामेंटल राइट्स है और ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है आपस में। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ हम फंडामेंटल ड्यूटीज को स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन ये बेसिकली इंस्पायर हुआ है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, जो कि आज के डेट में रशिया है, आप सबको पता होगा। तो यूएसएसआर से ये इंस्पायर्ड हुआ है। और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी आपके फ्रांस के, जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के और यूएस के, उनमें किसी में फंडामेंटल ड्यूटीज उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सिर्फ एक जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है सर जिसने इसको मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज को उसके कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरिट किया हुआ है। ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन भी फंडामेंटल ड्यूटीज से इंस्पायर्ड है और उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज डाली हैं। यूएसएसआर से लिया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन अकेला कॉन्स्टिट्यूशन है और साथ ही इंडिया ने भी 1976 आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट इसको इनहेरिट कर लिया था। ओके, तो अब बात आती है इसकी जरूरत कैसे पड़ी। तो सबसे पहले स्वर्ण सिंह नाम के एक हुए हैं, आप सबको पता होगा 1975 से 1977 इमरजेंसी रही है। इनकेस नहीं पता तो हम उसके बारे में बात करेंगे इकोनॉमी में। तो जैसी इमरजेंसी 1975 से 77 में डिक्लेयर रही तो कांग्रेस ने कमेटी सेटअप की। इस टाइम में कुछ चीजें रही, जैसे इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाते हैं। कुछ जहां पे 8 या 9 रहते हैं उनमें सिर्फ 1 या 2 आपके पास रहते हैं, बाकी सभी 0 हो जाते हैं। तो कांग्रेस ने कमेटी सेटअप की 1976 में इन बिटवीन दिस। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि जैसे ही सिटीजन्स अपने राइट्स एंजॉय करते हैं तो उस राइट्स के साथ ही उनकी कोई ड्यूटी बनती है जो उन्हें परफॉर्म करनी पड़ती है एज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। कि अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है फॉर द कंट्री। ओके, तो ये जैसे ही इन्होंने ये लाइन दी तो ये जो आपकी उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने मान लिया और पार्ट 4A में इसे इनहेरिट किया फंडामेंटल ड्यूटीज को बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ओके, उस टाइम कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी और 8 फंडामेंटल ड्यूटीज का नाम बताया था कि आपको ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरिट करनी चाहिए। ओके, अब बेसिकली अगर आप वैसे देखें फंडामेंटल ड्यूटीज में तो एक टैक्स की फॉर्म है। तो टैक्स भी उस टाइम में ये था कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है कि एक उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है टैक्स पे करना। ओके, तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात यहाँ पे की गई थी। तो इसकी अगर मैं वैसे फीचर्स की बात करूं तो फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों मोरल और सिविक दोनों ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। सिविक ड्यूटी की बात करूं तो जैसे यहाँ पे आपको अभी आप आगे पढ़ेंगे तो जैसे कंट्री की नेशनल इमरजेंसी या सिक्योरिटी पे बात आती है तो हर किसी का फर्ज बनता है उसको सर्विस प्रोवाइड करना जब भी जरूरत है। मोरल ड्यूटी का मतलब है कि आपको नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना है, फ्लोरा फोना की रिस्पेक्ट करना है, कल्चरल हेरिटेज को बचाना है। तो बेसिकली मोरल और सिविक ये दोनों ड्यूटीज रहती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू इंडियन वे ऑफ लाइफ, बेसिकली इंडियन कल्चर को सेव करना। इंडियन कल्चर या इंडियन हेरिटेज से जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो वे ऑफ लाइफ या लिविंग का है, ड्रेसिंग का है, ईटिंग का है, तो ये सब चीजों को आप कोडिफाई करना, अप्लाई ऑन। और सबसे बात ये सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए, फॉरेनर्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होती। ओके, फॉरेनर्स के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई नहीं होती। फॉरेनर ने क्या लेना है, आपके नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देके, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देके वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, बट जो रिस्पेक्ट देना है या जो भी उसका करना वो उसका अपनी कंट्री का रहेगा, तो वो आपको आप फोर्स नहीं कर सकते उसको रिस्पेक्ट करने के लिए। हाँ, डिसरिस्पेक्ट करेगा दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, बट वो रिस्पेक्ट के लिए फंडामेंटल ड्यूटी में फॉल नहीं करता। सेकेंड, ये नॉन जस्टिसिएबल रहते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसिएबल रहते हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल रहते हैं। ओके, तो ये बेसिकली इसके फीचर है। अब इसकी अगर लिस्ट की बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या क्या हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो मैं बेसिक आपको वैसे यहाँ पे 8 या 9 जितनी हैं वो लिखी हुई हैं,
बट इसकी भी मैं एक प्रॉपर विद डेफिनेशन एक फाइल आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे हमने डीपीएसपी की शेयर की है। अंडरस्टूड? तो बात करें तो सबसे पहले रिस्पेक्ट नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। जैसे हम थिएटर्स में देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, जो उस टाइम खड़ा नहीं होता, जो डिसरिस्पेक्ट करता है, उसके ऊपर आईपीसी की धारा कुछ ना कुछ लगती है। फॉलो करना आइडियाज, इंस्पिरेशनल फ्रीडम, जो आपकी जिस टाइम फ्रीडम स्ट्रगल हुई है उस टाइम जो जो आइडियाज रहे हैं, गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन प्रिंसिपल जितने भी हैं, उसके रिस्पेक्ट करना और उन्हें इंप्लीमेंट करना। अंडरस्टूड? सेकेंडली, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना, उसे बचाना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उसे सेव करना और अच्छे से रिप्रेजेंट करना। डिफेंड कंट्री एंड रेंडर सर्विसेज व्हेनेवर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल कहीं वर्ल्ड वार डिक्लेयर हो जाती है, कुछ भी डिक्लेयर हो जाता है, जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात आती है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी बनती है कि वो कंट्री को डिफेंड करने के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। इसका मतलब ये है कि आपस में कोई लड़ेगा नहीं, किसी भी कास्ट, धर्म, जाति, किसी भी चीज को लेके आपस में डिस्क्रिमिनेशन वाली भावना नहीं होगी। एक कॉमन ब्रदरहुड के साथ ही रहेंगे और उसे प्रमोट करेंगे आपस में। ओके? वैल्यू एंड प्रिजर्व हेरिटेज एंड कल्चर, जैसे डीपीएसपी में था कि आपने मॉन्यूमेंट्स, जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स पैलेसेस हैं, उसे बचा के रखना और इंप्रूव करना है। प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव फ्लोरा फौना, मैंने सिंपल में लिख दिया। अदरवाइज इसमें यह रहता है कि वाइल्ड लाइफ को बचाना, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, जितने आपके नेशनल वो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, उन्हें प्रिजर्व करना है, और जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उन्हें बचाना है। सेकेंडली, एनिमल्स को बचाना है, एनिमल्स के लिए ह्यूमैनिटी दिखानी है। ये सब इसके अंदर फॉल करता है। तो एज पर डेफिनेशन जो मैं अलग से आपके साथ शेयर कर दूंगा। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड स्टॉप वायलेंस, लड़ाई नहीं करनी और पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखना। फॉर एग्जाम्पल रेलगाड़ी अगर देखें, बसेस देखें गवर्नमेंट की, तो वो चली रही हैं, बेसिकली ओपन फॉर पब्लिक है, तो उसे हार्म नहीं करना, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिटी की डायरेक्शन में आप जो भी काम करें उसमें करना है, कुछ भी गलत ना हो, बेटरमेंट के लिए काम हो फॉर ह्यूमैनिटी। और ये भी डीपीएसपी का पार्ट है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू चाइल्ड बिलो बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, दैट इज आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो 86 अमेंडमेंट में आई थी 2002 डीपीएसपी में पार्ट, डीपीएसपी का भी पार्ट था। वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरेंट्स का भी वो राइट बनता है कि अगर गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दे रही है तो आपको भी वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके जो भी आपका चाइल्ड है, जो भी आपका नेक्स्ट जनरेशन बिटवीन 6 to 14 है, उसे आपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली लिस्ट और फीचर्स है फंडामेंटल ड्यूटीज के। जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की, तो इसके बाद एक कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम पे बड़ी फेमस है, दैट इज वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी बनी थी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन 1999 के नाम से। इसने बेसिकली ये किया था कि जैसे ये चीज आपकी बन रही है, ये लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज दे दी है, ये फीचर दे दिए हैं, बट ये नॉन जस्टिसिएबल है। आप इसको कोई जस्टिसिएबल नहीं है कि फॉर एग्जांपल किसी ने लिख दिया तो उसके ऊपर अगर वो नहीं कर रहा तो कुछ नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, लिख दिया कि ऐसे करना है बट नहीं हुआ तो उसके आगे कुछ नहीं था। तो इसी के लिए वर्मा कमेटी बनी थी। आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए लीगल प्रोविजन प्रोवाइड करने के लिए या उसके एग्जिस्टेंस के लिए कमेटी बनी थी, दैट इज वर्मा कमेटी। ओके? अब इसका क्या था कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर 1971, कि इन केस कोई इसको गलत करता है तो उसके अगेंस्ट ये वाला एक्ट लग के उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा लीगली। क्रिमिनल लॉज फॉर स्प्रेडिंग एनमिटी, एनमिटी मींस एनिमी वाली फीलिंग अमंग द सिटीजंस ऑफ इंडिया रिलेटेड टू देयर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, सेक्स और रिलीजन। ये बेसिकली आपका फॉल करता है इसमें, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। इन केस कोई इसके ऊपर बात करता है तो ये लो आएगा। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये भी इसी के ऊपर बात करता है कि आप आपस में कोई ग्रुप बना के किसी एक कम्युनिटी या किसी एक ग्रुप को टारगेट नहीं कर सकते। आईपीसी प्री जुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेसी एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, जुडिशरी से पहले ही आईपीसी के तहत जो भी आप फंडामेंटल ड्यूटीज में नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट गलत करेंगे तो वो क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर हो जाएगा बिफोर गोइंग एनी जुडिशियल ट्रायल। ओके? अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट का मतलब यही रहता है कि ग्रुपिज्म, एक जाति या एक धर्म के लोग ग्रुप बना के किसी और धर्म को नहीं कर सकते, वो अनलॉफुल माना जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज। कम्युनल बेसिस, ये बेसिकली कम्युनल की बात है कि कम्युनल बेसिस के ऊपर आप कुछ भी नहीं गलत कर सकते, कोई भी एक्टिविटी वो जो कि वायलेंस की तरफ जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये बेसिकली राज्यसभा लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन की बात है कि कुछ कुछ पीपल हर धर्म से, हर जाति से या
रिजर्वेशन की बात करें वुमेन्स की या किसी SC STs या जो भी है सेक्शन, वो बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आप सबको बड़े अच्छे से पता होगा, सेव टाइगर जो इसी के नाम पे चला था। जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज या जो लुप्त होने की कगार पे स्पीसी है उसे बचाना, वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है 1972 में। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो आप सबको पता होगा 1980 में चिपको मूवमेंट या जितनी भी थी कि फॉरेस्ट बचाने हैं, पेड़ नहीं तोड़ने हैं। डिफॉरेस्टेशन करना इलीगल है और डिफॉरेस्टेशन कहीं पे भी नहीं हो सकती। फॉरेस्ट जैसे कि हम आज की डेट में देखते हैं, मूवीज में भी देखते हैं कि फॉरेस्ट काट के इंडस्ट्रीज बन रही हैं, बेच देते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर दिया बड़े उसमें। तो ये बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है। इसके अंदर लैंड की बात भी होती है, डिफॉरेस्टेशन की बात भी होती है, जो आपकी पोचिंग होती है एनिमल्स को मारने वाली या इलीगल ट्रेड की बात होती है वो भी इसके अंदर आती है। और कोई भी इलीगल ट्रेड, जैसे पुष्पा मूवी में वो दिखाते हैं, वो दैट इज ऑल्सो इलीगल ट्रेड, जो रेड सैंडलवुड की ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सब आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर फॉल करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज था। सिर्फ पार्ट 4 आर्टिकल 51A में है, तो ये बड़ा छोटा चैप्टर है, बट आपको इसके बारे में आप जितना प्रैक्टिकली सोच सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्यूटी है, सर्टेन ये कह सकते हैं आपकी कर्तव्य हैं सिटीजन ऑफ इंडिया के फॉर देयर गवर्नमेंट। ओके, जैसे वोट डालना दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटी, टैक्स पे करना दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटी, कोई नीडी की सपोर्ट करना इन केस ऑफ एक्सीडेंट या जो भी है। पहले क्या होता था, जो एक्सीडेंट में सपोर्ट करके हॉस्पिटल आता था तो उस पर भी एक ये शुरू हो जाता था कि उसको भी शक के दायरे में रखा जाता है। तो ये भी नया एक लॉ क्रिएट हुआ है कि जो लेके आएगा उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी फिलहाल के लिए। अंडरस्टूड? तो ये सभी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं धीरे धीरे जो इंप्रूव भी हो रही हैं और लोगों को पता भी लग रहा है। तो इसी के साथ यहाँ लेक्चर खत्म करते हैं और नेक्स्ट में हम अमेंडमेंट और मेजोरिटी की बात करेंगे, जो कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्रोनोलॉजी में नहीं है बट पॉलिटी में काफी जरूरी है, क्योंकि हम जैसे भी अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट हुई है, अमेंडमेंट होती कैसे है, कौन इसको इनिशिएट करता है, कभी अमेंडमेंट डिक्लेयर होती है कि अमेंडमेंट हुई, तो हम ये अमेंडमेंट और मेजोरिटी जो कि आपस में इंटरलिंक्ड है इसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अंडरस्टूड? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।